बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हूँ, लेकिन जिन दो केसेस की तफसीलात मैंने आपको बतानी है वो आज एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में उनकी समाअत हुई है। एक तो साबिक वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार जो इस वक्त मफ़रूर हैं और इश्तिहारी हैं, उनके ख़िलाफ़ जो केस था वो अब आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। उसकी तफसीलात मैं आपके सामने रखूँगा कि आज उनकी समाअत में क्या हुआ है। और दूसरा ये कि आज एहसन इकबाल की जानिब से जो है वो अपने नारोवाल स्पोर्ट सिटी जो उनके ख़िलाफ़ एक केस है, तो उसमें उन्होंने बरियत की दरख्वास्त दायर करने का फ़ैसला किया है। उनका ये फ़ैसला, अचानक फ़ैसला ये कैसे हो गया, वो सारी स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। और इसमें जो वकीलों का किरदार है उस पर भी थोड़ी जो है हम बात करेंगे। हुआ कुछ यूँ है कि जब आज एहसन इकबाल के केस की समाअत थी और वो अदालत में पेशी के लिए आए, तो उस वक्त उनकी मुलाकात हुई कुछ सहाफ़ियों से। जैसा ये मतलब रूटीन का मैटर है कि जब वो आते हैं तो उनसे गपशप होती है, कुछ पॉलिटिकल मामलात से और आम डेवलपमेंट के हवाले से उनसे गैर रस्मी गुफ्तगू भी होती रहती है। तो इसी दौरान जो है वो कुछ सहाफ़ी दोस्तों ने उन्हें मशवरा दिया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एक जजमेंट आई है रिसेंट के, जिसमें नैब को कहा गया है कि आप इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल को करप्शन की कैटेगरी से जो है वो आप इसको डिफ्रेंशिएट करें, अलहदा करें। और इसी ग्राउंड पे आपकी एक दरख्वास्त बनती है कि आप बरियत की दरख्वास्त दायर कर सकते हैं एहतसाब अदालत में। तो उसके बाद एहसन इकबाल ने अपने साथ खड़े हुए अपने वकील से कहा कि क्या वाकई ऐसा हम कर सकते हैं। तो वकील ने असबात में सर हिलाया और हाँ में जवाब देते हुए उन्होंने कहा बिल्कुल इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये फ़ैसला है और हम बरियत की दरख्वास्त जो है वो दाखिल कर सकते हैं। और इसके बाद फिर इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में जो है एहसन इकबाल के वकला की जानिब से वहाँ पे ये बताया गया कि आप जो है वो एविडेंस की रिकॉर्डिंग जो है उसको अभी आप उसको बाद पे रखें। पहले हमने बरियत की दरख्वास्त दायर करनी है अगली समाअत पर, पहले आप उसको एंटरटेन कर लें, उस पर हम अपना आर्गूमेंट करना चाहते हैं। उसके बाद इस केस का जो मज़ीद सिलसिला है, गवाहों के बयानात हैं, वो आप बाद पे रखें। तो यहाँ पे नुक्ता ये है कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये एक जजमेंट जैसे आ चुकी है, तो इसके बाद उनके वकला को चाहिए था कि वो उनको ये मशवरा देते कि हम इस ग्राउंड के तहत जो है वो हम एहतसाब अदालत इस्लामाबाद से ये हम रिलीफ़ ले सकते हैं या रिलीफ़ के चांसेस बन सकते हैं। लेकिन उनके वकला की जानिब से कोई ऐसा मशवरा एहसन इकबाल को नहीं दिया गया। तो अब सोचें कि मतलब मैं उनके वो वकीलों की काबिलियत पे बात नहीं करूँगा कि माशाल्लाह वो अच्छे वकील होंगे, लेकिन उनके शायद माइंड में ये बात नहीं रही होगी, या फिर इस केस को कहीं पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए यूज़ करने के लिए इसको लंबा तो नहीं खींचा जा रहा कि जो इसमें मुलजिम है एहसन इकबाल या उनकी जो उनके साथ वकला की टीम एफिलिएटेड है, वो कहीं ये तो नहीं सोच रहे कि इस केस को मतलब जितना लंबा खींच सकते हैं खींचते रहें, ताकि हमें एक वहाँ पे जो मज़लूमियत का कार्ड है वो हमें प्ले करने में थोड़ा आसानी हो जाएगी कि जब हम अदालत में जाके वहाँ पे हम जो है वो पेशियाँ भुगतते हैं और फिर बाद में आके लंबी लंबी मीडिया टॉक करते हैं। आज भी उन्होंने काफ़ी लंबी चौड़ी मीडिया टॉक की है, तो उसमें एक सवाल मैंने उनसे किया था, वो भी मैं आपको बताता हूँ, और उनका जवाब क्या था वो भी मैं आपको तफसील बताता हूँ। लेकिन इस सारी चीज़ में ये वाला जो इम्पॉर्टेंट नुक्ता है कि अगर आप अदालत में एक प्रोसीडिंग का हिस्सा बन रहे हैं तो फिर आपको उसके कानूनी पहलुओं का क्या आपके वकील ने जो है वो आपको पहले से इस चीज़ से आगाह नहीं किया? क्या ज़रूरी था कि सहाफ़ी ही आपको इस हवाले से बताते कि ये एक चीज़ एक नई ग्राउंड है और आप इस पे जो है वो अपनी बरियत की दरख्वास्त दायर कर सकते हैं? तो खैर ये इस केस की आज पेशरफ थी और सहाफ़ियों ने जो है वो मददगार का किरदार अदा किया है एहसन इकबाल के लिए, और उनको एक मुफीद मशवरा दिया है और उस पर वो अमल करके अब अगली समाअत पर जो है वो अपनी बरियत की दरख्वास्त इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में दायर करेंगे। और अब हम बात कर लेते हैं इसहाक़ डार के केस की। इसहाक़ डार के केस में जो है 3 शरीक मुल्ज़मान भी थे जिनके ख़िलाफ़ अब यकतरफ़ा तौर पर यह प्रोसीडिंग चल रही है, क्योंकि अदालत ने इसहाक़ डार को इश्तिहारी करार देने के बाद जो शरीक मुल्ज़मान हैं उनके हवाले से जो कार्रवाई है उसको जारी रखा हुआ है और गवाहों के बयानात रिकॉर्ड हो रहे थे। अब गवाहों के बयानात जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं और जो तफ्तीशी अफसर का बयान है वो भी हो चुका है, और अब शरीक मुल्ज़मान के वकील जो हैं वो तफ्तीशी अफसर पर जिरह कर रहे हैं। यानी कि अब केस जो है वो अपने इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुका है और अब इसका फ़ैसला शायद कुछ ही माह में आ जाए, क्योंकि पहले तो एक सुप्रीम कोर्ट की बाइंडिंग थी कि जब नवाज शरीफ के केस के साथ ये केस चल रहा था तो अदालत ने
ٹائم ٹو ٹائم اس میں ایکسٹینشن بھی کی سپریم کورٹ کی جانب سے کہ اتنے ڈیوریشن میں اس کو مکمل کیا جائے، لیکن نواز شریف کے کیس میں لوڈ اتنا تھا، عدالت ایک تھی، تو اس میں وہ ڈیوریشن میں وہ پورا نہیں ہو سکا۔ پھر سپریم کورٹ کی جانب سے جو ہے اس پر جو ٹائم باؤنڈنگ تھی وہ ختم کر دی گئی تھی، اور اس کے بعد یہ کیس چلتا گیا اور اس میں سارے گواہوں کے بیانات ریکارڈ ہوئے۔ اب یہ صورتحال ہے کہ جو شریک ملزمان ہیں ان کے خلاف جتنی بھی گواہیاں تھیں وہ ریکارڈ ہو گئی ہیں اور تفتیشی افسر کا بیان بھی ہو گیا ہے، تو اب زیادہ دیر نہیں لگے گی عدالت کو اس کیس کو کنکلوڈ کرنے میں۔ لیکن جو اس میں مرکزی ملزمان ہیں وہ تو ملک سے باہر ہیں، اور ان کے خلاف جو ہے وہ تبھی کارروائی ممکن ہو سکتی ہے کہ جب وہ واپس پاکستان آئیں، اور پھر عدالت جو ہے اس میں یہ ہوگا کہ نئے سرے سے جو ہے ان کی موجودگی میں نئے سرے سے گواہوں کے بیانات ریکارڈ ہوں گے۔ وہ ایک لمبا پروسیس ہے، لیکن جو انیشل کیس کی پروسیڈنگز ہیں وہ اب جلد ہی جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچیں گی، اور عدالت اس کیس میں اپنا فیصلہ سنائے گی۔ تھینک یو سو مچ۔ آج دیتے جائیے تھوڑا اکنامک انڈیکیٹرز کے اوپر آپ نے بات چیت کیا، تھوڑا سا بریفنگ دی آپ نے، تھوڑا سا لاؤڈ ذرا بتائیے گا۔ دیکھیے، پاکستان کے جو یہ 6 مہینے گزرے ہیں، یہ اس میں اکنامک ریکوری بہت اچھے انداز سے ہو رہی ہے۔ پاکستان کی لارج سکیل مینوفیکچرنگ یعنی بڑی جو انڈسٹری ہے اس کی جو پیداوار میں اضافہ ہوا ہے وہ تاریخی ہو رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان کے ایکسپورٹس جو ابھی اس ماہ میں ہوئے ہیں یہ بہت کئی سالوں کے بعد اتنے زیادہ ہوئے۔ تو اس وقت کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے کہ اپنی انڈسٹری، اپنے بزنسز کو وہ مراحت برقرار رکھیں جس کی وجہ سے یہاں پر انڈسٹریلائزیشن ہو رہی ہے، اور آگے چل کر اس کے اثرات اس طرح سے ابھریں گے کہ ٹیکسز میں مزید اضافہ ہوگا، اور خصوصی طور پر جو اچھی چیز ہو رہی ہے کہ ریمیٹنسز کو انسینٹیوز دیے گئے ہیں، اور اس کی وجہ سے ایک تاریخی لیول پہ ریمیٹنسز بھی پہنچے، اور اب ہماری کوشش یہ ہے کہ اس کے اثرات جو ہیں وہ عام لوگوں تک پہنچیں، اور جو حساس انڈیکس ہے قیمتوں کا وہ پچھلے 7 ہفتوں سے مسلسل کم ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ سے بہتری آ رہی ہے انفلیشن کی سچویشن۔ اور آخری چیز جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی حکومت کا جو پرائمری بیلنس کا مطلب یہ ہے کہ جو آمدنی اور اخراجات ہیں ان میں جو فرق ہے وہ پازیٹیو ہے، یعنی حکومت اپنے اخراجات کے لیے اسے کوئی ضرورت نہیں ہے کوئی قرض لینے کی، فقط ماضی کے قرضوں پہ سود دینے کے لیے حکومت مجبور ہو جاتی ہے قرض لینے پر، اور 6000 ارب روپے پچھلے 2.5 سال میں دیے گئے فقط ماضی کے قرضوں پہ سود ادا کرنے۔